Class 11 Political Science Chapter 1 Constitution. This is the fifth video of this chapter. The topic is Preamble. What is Preamble? बेटा प्रीएम्बल वर्ड आपने क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा है और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपने डिटेल में समझने की कोशिश की है क्लास 9th में भी, और क्लास 11th में बहुत डिटेल में नहीं आता है ये, बट स्टिल बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस पर्सन, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आपको प्रीएम्बल का नाम या उसका मतलब, उसके अंदर लिखे गए शब्दों की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझनी चाहिए. What is preamble? Preamble is an introduction to a document that describes the document's purpose. यानी कि preamble एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो कि डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है, उसका पर्पस हमें समझाता है. द इंट्रोडक्टरी स्टेटिंग इट्स पर्पस, एम एंड जस्टिफिकेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे पर्पस क्या है, एम्स क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई किया जा सकता है, उसकी मोटी मोटी बातें या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं हम लोग प्रीएम्बल में लिखते हैं. ये आपके पास आपकी प्रीएम्बल है. आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपने कई बार देखी होगी. इसके वर्ड्स जो ब्लैक बोल्ड से हाईलाइटेड हैं, ये इसके की वर्ड्स हैं या इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ऑल्दो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to assure to all its citizens, यानी कि हम भारत के लोग पूरी तरह से अपने आप को सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के नाते इसे एक्सेप्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं टू सिक्योर, सभी सिटीजन्स को कुछ सिक्योरिटी देने की बात की जा रही है. किस किस चीज़ के लिए? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लेवल पर, लिबर्टी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वालिटी, स्टेटस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने में, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ताकि स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ को हम सभी के अंदर प्रमोट किया जा सके. फर्टिनिटी, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, यानी कि 26 नवंबर 1949 की बात की जा रही है. वर्ड हमारे लिए पहले भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था. डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी किया और उसके कुछ प्रोविजंस को इनैक्ट या फिर इम्प्लीमेंट भी किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप वाला जो प्रोविज़न था तभी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कुछ राइट्स लोगों को दे दिए गए. और 26 जो आपकी जनवरी है उस दिन हमने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया. अब हम ज़रा एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है. जैसे कि क्लास 9th में आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, सेक्युलर, रिपब्लिक. ये वर्ड्स आपके सामने क्लास 9th में कई बार आए हैं, तो क्लास 11th में भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी मतलब हम भारत के लोग. इट मीन्स दैट that the Indian Constitution has been enacted and drafted by the representatives of Indian people. It has not been enforced from outside. यानी कि हम ये कहने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोगों ने बनाया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बाहर से किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट या फोर्स या किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं की गई. सेकेंड पॉइंट, सोवरन. It means that the constitution is free to take its internal and external decisions. सोवरन के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारे खुद की है और इस डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर चाहे कोई इंटरनल डिसीजन लेना हो जिससे कि हमारे विद इन द टेरिटरी कुछ इफेक्ट पहुँचे, एक्सटर्नल टेरिटरी के बाहर
कुछ डिसीजंस लेने हो, उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजंस लेने हो, तो हम पूरी तरीके से फ्री हैं हर तरीके से डिसीजंस लेने के लिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सेक्युलर, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, हम लोग सेक्युलर हैं, हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हम किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से फेवर नहीं करती। डेमोक्रेटिक, it is a type of government in which people enjoy political rights and the government enacted its responsible to it, यानी कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करती है, उसके बिहाफ पर हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। वी आर रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, नेशन है, बेटा स्टेट वर्ड को आप नेशन से समझ के चलेंगे कि नेशनल लेवल पर हमारा जो हेड होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा और वो इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, यानी कि किसी फैमिली से या लगातार एक ही फैमिली के राजा, जैसे कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ का जो हेड है वो हायरार्कियल लेवल पर चलता है, क्वीन की फैमिली से आते हैं सारे के सारे लोग, तो यहाँ पर ऐसा कोई हेरिडिटरी प्रोविज़न नहीं है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, जो प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शंस किए जाते हैं, वो इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं। जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एक्सेट्रा इज बैंड, यानी कि हम किसी भी तरीके का भेदभाव या अन्याय करने की बात नहीं करते, किसी भी तरीके से किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की बात नहीं की जाती। लिबर्टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल एंजॉय फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस एंड वेंटिलेट इट्स गवर्नेंस, लोगों को लिबर्टी दी गई है सोचने की, समझने की, अपने बातों को एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की पूरी आज़ादी दी गई है। पर बेटा आप ये चीज़ याद रखेंगे कि लिबर्टी हमें राइट्स के अंडर दी गई है, पर राइट्स ऑलवेज कम्स विद ड्यूटीज़, और ड्यूटी का मतलब हमारे पास यहाँ पर है कि हम अपनी लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो हार्म हो, या हमारे शब्दों से किसी कम्युनिटी को हार्म हो और नेशनल राइट्स या फिर कोई इंटरनल राइट्स या सिविल वॉर जैसी चीज़ें शुरू हो जाए। तो हमें शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि भी किसी भी तरीके का वॉयलेंस इंडिया में क्रिएट ना हो। इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ है, लॉ सबसे ऊपर है और पीपल एंजॉय इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबसे बड़ा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कानून की नज़रों में सारे के सारे बराबर हैं। वी आर सोशलिस्ट, विच मीन्स टू से गवर्नमेंट यूज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, या हम लोग सोसाइटियल लेवल पर सबके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फर्टिनिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इंडिया एज द मेंबर ऑफ सेम फैमिली एंड नो वन इज ट्रीटेड एज ए सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी कि हम सब लोगों में भाईचारे की भावना है और हम लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे को ऊंचा या नीचा या सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। ओके बेटा, ये वाला जो टॉपिक है इसे बुक में कहीं पर एक तरीके से या फिर एक पैराग्राफ में सबमिट करके नहीं दिया गया है, पर इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने आपको 2 स्लाइड्स में इसे एक्सप्लेन किया है 6 पॉइंट्स के साथ, और इससे हमें ये पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सेटअप की गई, या इंटरनेशनल लेवल पर जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो कहीं ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी निकाली जाती है, क्योंकि बेटा कोई भी काम किया गया तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी या किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई क्रिटिसाइज़ करने के कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे। तो हमारे पास भी कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, पर जब भी कोई भी किसी को क्रिटिसाइज़ करता है तो हम हमेशा अपने तरीके से उसे जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ ये आपने पॉइंट कहा। जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सिंस द मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। पर आप ये चीज़ याद रखिए कि भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्टली लिए गए, पर बाद में जब 1952 के अंदर इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस 1951 के अंदर स्टार्ट हुए और ख़त्म होते होते 1952 तक हम लोग पहुँचे, तो उस पूरे इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान जितने भी लोग जीते, MP, MLA या कोई भी पोस्ट पर, वो ज़्यादातर वही लोग रहे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा रहे, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया
जो कि पूरी तरीके से अपनी पॉपुलेशन का, अपने एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। और बाद में जब इलेक्शंस हुए और वो लोग इलेक्शंस में कंटेस्ट किए तो वही लोग ज़्यादातर जीते भी, विच प्रूव्स दैट कि भले ही इलेक्शंस इनडायरेक्टली हुए पर जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। However, the leaders did not enjoy popular support from the people. Direct elections by the universal adult franchisee at that time when the country was on a brink of partition and amidst communal rights would have been impractical. अब कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें इलेक्शंस करा भी लेते तो वी वर पुअर, वी वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक पार्टीशन हमारे पास हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए बहुत सारे, और जो सिचुएशन थी वो हम सबको पता था। तो उस सिचुएशन के अंदर इलेक्शंस कराना वाज लाइक इम्पॉसिबल। तो इलेक्शंस को इंडायरेक्टली तरीके से चूज़ किया गया, ऑप्ट किया गया। It is said that the makers took a long time in framing the constitution. However, keeping in mind the complexity and the peculiarities of the diverse and large Indian nation, this can be understood. कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत टाइम लगाया गया, लगभग 3 साल ही हमें लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन की जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स नॉट अ लाइक एक लंबा टाइम पीरियड है। पर हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल्ड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और हर एक क्लास, कास्ट, कल्चर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन के लिए हमें सोचना है। तो उन सभी चीज़ों या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से हमें टाइम भी लगा। और बाद में हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि टाइम लगा पर हमने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के लिए तैयार करके दिया। The Constituent Assembly was not a sovereign body since it was created by British. However, it worked as a fully independent and sovereign body. आप लोगों को कैबिनेट मिशन याद होगा जिसके अंदर 3 लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आए और जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप करवाने में हमारी हेल्प की। पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी नहीं है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन के अंडर 3 लोगों को इंडिया में भेजा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप करवा सके, बट जब आप उसे ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो उन तीनों का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप करवाना। पर उस दौरान भी हमने उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानी। हमें जो सही लगा वो हमने एक्सेप्ट किया, विच मीन्स टू से हम किसी भी तरीके से उनके ऊपर बाउंड होकर काम नहीं कर रहे थे। वी वर सोवरेन एंड जितने भी डिसीजंस लिए गए वो हमने हमारी इच्छा या हमारी पूरी रजामंदी से लिए गए। The language of the constitution was criticized for being literally and complicated. अब एक चीज़ हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के नाते कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि जो वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो थोड़े टर्स हैं, यानी कि मुश्किल है समझने में, चाहे मैं हिंदी की बात करूँ चाहे मैं अंग्रेज़ी की बात करूँ। और इसे आम बोलचाल की भाषा में लिखने से हो सकता है कि उस शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं बदल जाता। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूँ। हमारे पास इक्वालिटी यानी कि हम लोग समानता की बात करते हैं, और दूसरा वर्ड जो आता है बेटा, एक आता है इक्वालिटी और एक आता है इक्विटी, इक्विटी। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया इक्वालिटी और यहाँ पर हो गया समानता और ये है समता। अगर कभी भी आप हिंदी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको समता शब्द इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है समानता शब्द से, क्योंकि ना हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सभी लोगों को इक्वालिटी नहीं दे सकते, क्योंकि जिसको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं है उसको गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज प्रोवाइड क्यों करे। तो इक्विटी की बात की गई है, इक्वालिटी की नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से। तो वो ये कहते हैं कि जिस पर्सन को, जिस क्लास को, जिस कास्ट को, जिस कम्युनिटी को, जिस लैंग्वेज के लोगों को जितने रिसोर्सेज की नीड है उन्हीं रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाए। सबको रिसोर्सेज दे के रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी और कुछ नहीं। तो कोशिश की गई है इक्विटी शब्द का इस्तेमाल करने की, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, विच मीन्स टू से कि शब्दों का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि इसे आसान भाषा में लिखते तो शायद
लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छा आता, पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण ही शायद वो इतना ज़्यादा टर्स है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर ये प्रोविज़न भी बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कभी भी किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो वो जुडिशरी के पास जाके उसे एक्सप्लेन करने की डिमांड कर सकता है, और जुडिशरी की ड्यूटी बनती है कि लोगों को उसे आसान शब्दों में, जितना ज़्यादा आसान शब्दों में समझाया जा सके वो समझा सके। तो टर्स शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी अर्थ का अनर्थ ना निकले, और जो बिल्कुल सही शब्द बैठता है उसका इस्तेमाल किया जा सके। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। रीज़न है बेटा, क्योंकि जब हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है जिसे पूरे इंडिया में अलग अलग तरह से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है, क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वो सभी डाइवर्सिटी का एक ग्रुप है। और ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक मल्टी डायमेंशनल या मल्टीपल आइडियोलॉजीज का एक ग्रुप रहा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसीलिए सबसे ज़्यादा वोट्स भी मिले और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया। और कांग्रेस पार्टी अगेन ज़बरदस्ती कांग्रेस पार्टी सिस्टम में नहीं घुसी, या ज़बरदस्ती कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को डोमिनेटेड फील नहीं कराया। बाद में जब इलेक्शंस भी होते हैं इंडिया में, 1952 में इलेक्शंस हुए हैं, हर 5 साल बाद लगातार इलेक्शंस होते रहे, तो लगातार 3 इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा। तो विच प्रूव्स दैट कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को उनकी डाइवर्सिटी की वजह से, उनके काम करने की वजह से लोगों ने एक्सेप्ट किया। बट द पार्टी डोमिनेटेड द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड दिस वाज नेचुरल, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस पार्टी की तरफ से, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते भी थे। मोर ओवर इट वॉज हेट्रोजीनियस पार्टी, मतलब मिक्सचर है अलग अलग क्लास, कल्चर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन के लोगों का, और मेंबर्स जो हैं हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आ रहे हैं। इट वॉज अलाइड दैट द असेंबली हैड द हिंदू डोमिनेंस। इट वॉज नॉट, आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू डोमिनेटिंग था, पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा हिंदू डोमिनेटिंग थी, तो ऑटोमेटिकली जब रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे तो वो भी हिंदू डोमिनेशन या फिर हिंदू डोमिनेशन ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी रहेगा। बट फिर भी कोशिश की गई थी कि अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग रिलीजन के लोगों का भी डोमिनेशन या रिप्रेजेंटेशन असेंबली में किया जाए। तो मुस्लिम्स वर ऑल्सो देयर, सिख्स वर ऑल्सो देयर, पारसीज वर देयर, या हर एक रिलीजन के लिए काम किया गया। और एक कम्युनिटी भी सेटअप की गई, माइनॉरिटी कमेटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया। और ये ध्यान रखा गया कि किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट या किसी भी कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए कोई आर्टिकल या कोई राइट ना बना दिया जाए। तो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द असेंबली। और इससे पहले हम लोगों ने प्रीएम्बल को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हमारे पास आएगा, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर्ड एज द लिविंग डॉक्यूमेंट।